गुड इवनिंग। एस्टेट के सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। साथी लोग हैं मेरे, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो आज हम PYQs को लेकर आए हैं 2024 का, यानी कि जो हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, उसमें जो पीजीटी लेवल यानी कि लेवल 3 जो है, उसके इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको हम लेकर आए हैं। आज आपसे डिस्कस करेंगे क्या उनके क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या उनके आंसर्स हो गए। आज इन सभी का हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस डिस्कशन से पहले फिर वही एक छोटी सी गुजारिश है सभी से कि आप फीडबैक ज़रूर दें, लाइक, कमेंट, शेयर, क्योंकि ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। काम करने का मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे एक टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई फार्मर हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का काम करने वाला हो, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता, यानी कि मोटिवेशन क्या, पॉजिटिव रिजल्ट जब तक नहीं आते, और हम क्लास दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट तो यही है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अच्छा, क्वेश्चंस को समझिए। यहाँ पर जो नंबरिंग है 46 है। यहाँ पर मैंने एज इट इज़ नंबरिंग उठाई है, जैसा क्वेश्चन पेपर की जो नंबरिंग है मैंने वही नंबरिंग उठाई है। और आपको पता है कि सबसे पहले जो एस्टेट का पेपर है उसमें 30 नंबर की क्या होती है, CDP होती है, ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स की होती है आपकी लैंग्वेज, हिंदी, ठीक है ना। और 15 मार्क्स जो बच गए आप लोगों के, वो होती है लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये देखिए 30 CDP के हैं और 15 हिंदी के हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 45 है। 46 नंबर से शुरू आपकी इंग्लिश होती है, तो वही की वही एज इट इज़ नंबरिंग है। कुछ नंबरिंग इसमें आप लोगों को नहीं मिलेंगी, डिलीट मिलेंगी। जो डिलीट मिलेगा वो मैंने कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट छोड़ दिया है, बाकी आपके लिटरेचर का और आपके ग्रामर का कंप्लीट जो पार्ट हमने इसमें ले लिया है। केवल और केवल पैसेजेस को छोड़ दिया है, पैसेजेस को हमने नहीं इसमें इंक्लूड किया है। उनको कभी फिर दूसरी क्लास में पैसेजेस की एक अलग क्लास बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टीचिंग learners to discuss a poem in English in their native language is an instance of the use of। क्या बताया गया है यहाँ पर, बताया गया है कि जब किसी भी इंग्लिश पोइम को जब लर्नर्स को सिखाया जाता है, उनके सामने पढ़ाया जाता है, टीचिंग करवाई जाती है किसमें, नेटिव लैंग्वेज के अंदर, तो वो एक इंस्टांस यानी कि उदाहरण है ऑफ द यूज ऑफ, किस चीज के प्रयोग का उदाहरण है, यानी कि कौन सा मेथड है वहां पर वो यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने 4 हैं, देखिए, इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स, प्री रीडिंग स्किल्स, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या होते हैं ये देखिए, इवेल्युएटिव कॉम्प्रिहेंशन यानी कि कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लिया जाता है, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को इवेल्युएट किया जाता है, जज किया जाता है उसको, क्या उसमें चीजें बताई गई हैं, ठीक है, तो वो है। तो यहाँ हम पोइम के टीचिंग की बात कर रहे हैं और नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज। देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पोइम पढ़ा रहे हैं और यूज कर रहे हैं नेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। नेटिव लैंग्वेज जब हम यूज कर रहे हैं यानी कि मदर टंग, एक प्रकार से जहां भी जिस एरिया में हम रहते हैं वहां का जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, वो नेटिव लैंग्वेज हुई। तो एक से ज़्यादा पढ़ा इंग्लिश रहे हैं, यूज हिंदी कर रहे हैं, या अलग कोई अलग अलग एरिया में रहने वाला, ठीक है, तो कोई और दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो मल्टी क्या होता है,
मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज यानी कि एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को, संसाधन को आपने यूज किया है, इसका मीनिंग ये है। थर्ड क्या है, प्री रीडिंग स्किल्स, यानी कि जो स्किल्स आपने, जो चीज़ें आपने पहले से ही रीडिंग कर रखी हैं, जो आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा को सीखना, मातृभाषा को एक्विजिशन करना यानी कि उसको सीखना। तो देखिए इंग्लिश पोइम है, आप नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को आप, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज को आप यूज कर रहे हो, इसलिए देखिए प्री रीडिंग का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज तो आप यूज कर ही रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी ना सिखा रहे हो, इसलिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, जी इसका आंसर आएगा पीजीटी लेवल। ये देखिए क्या है, एचटेट लेवल 3 2024 का पेपर है। इज इट ओके? ये 16 है जो जर्नल इंग्लिश है उसका क्वेश्चन है। इज इट ओके? अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले स्टेटमेंट दी गई है असर्शन ए और असर्शन बी। अब इनको समझेंगे कि असर्शन ए में क्या दिया गया है और असर्शन बी में। असर्शन का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो देखिए द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल, जो प्रिंट मटेरियल होती है, जैसे आपके नोट्स होते हैं, बुक होती है, मैगजीन्स होती हैं, यानी कि प्रिंट मटेरियल है ये, इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन, कि इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनमें लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी कि संवाद नहीं हो पाता है। एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स, और इनके अंदर ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स की कमी रहती है। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स का प्रयोग कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, ठीक है, आप सुन भी रहे हो, और उसमें इंटरेक्शन भी होता है, आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये चीज किसमें होती है? ये इलेक्ट्रिकल जो आप लोग मटेरियल लेते हो, जिस तरह ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब का आप यूज, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये डिसएडवांटेज होता है कि ये प्रिंट मटेरियल के अंदर नहीं होती। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए दूसरी असर्शन को समझते हैं। प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, प्रिंट मटेरियल्स जो होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। नॉट इजिली अवेलेबल, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। भाई ना, ये गलत है। प्रिंट मटेरियल आर नॉट पोर्टेबल, वो पोर्टेबल भी होते हैं, वो इजिली अवेलेबल भी होते हैं, और आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, वो कोई महंगे नहीं है, वो सस्ते में आप लोगों को मिल जाते हैं। इट मीन्स ये बात क्या कही गई है? गलत कही गई है। इट मीन्स अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस इसमें है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों के दोनों गलत हैं ना। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, भाई दोनों भी सही नहीं है। बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। बी इज ट्रू, ना ना ना, बी ट्रू नहीं है। ए इज ट्रू, हाँ ए ठीक है, और बी इज फॉल्स दूसरा गलत है। तो यही वाला ऑप्शन यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका आएगा। इज इट ओके? चलिए अब समझते जाइए किस किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। ये जर्नल इंग्लिश सेक्शन है, यानी कि पेपर चाहे किसी का भी हो, चाहे आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, जर्नल इंग्लिश का क्या है, ये पेपर है। देखिए क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक भरना है, और यहां पर दिया गया है skill involves training the learner to listen for the English speech sounds including stress and intonation। देखिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें? ट्रेनिंग द लर्नर, जब लर्नर को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि वो सीखता है किस चीज को? फॉर द इंग्लिश स्पीच साउंड, जब इंग्लिश स्पीच साउंड को सीखता है तो कौन सी जो स्किल्स हैं वो काम आती हैं, जिसके अंदर वो क्या सीखता है? इंक्लूडिंग स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि कोई भी जब वर्ड बोलते हैं तो कहां पर उसे स्ट्रेस देना है, कहां पर उसे स्ट्रेस नहीं देना है। एंड इंटोनेशन, और इंटोनेशन यानी कि टोन होती हैं ये, हाई टोन, ठीक है, लोअर टोन यानी कि राइजिंग टोन,
ठीक है। तो ये टोन होते हैं, यानी कि जब एक वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसमें स्ट्रेस कहाँ डालना है, टोन को हाई रखना है या लो रखना है, ये सारी की सारी चीजें सीखने के लिए कौन सी स्किल्स काम आएंगी? क्या राइटिंग स्किल्स काम आएंगी? भाई राइटिंग करेंगे तो उसमें ना तो हम टोन को समझ पाएंगे ना हम स्ट्रेस को समझ पाएंगे। क्या रीडिंग अगर पढ़ेंगे तो भी ये चीजें काम की नहीं है। ओरल, ये देखिए ओरल और ओरल होता है, ये रीडिंग और लिसनिंग यानी कि दोनों जो हैं क्या स्किल्स को इन्वॉल्व करता है। और लिसनिंग देखिए केवल और केवल यहाँ पर स्ट्रेस और इंटोनेशन की बात की गई है, जो केवल और केवल लिसनिंग स्किल्स ही काम करती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को फिल करना है। क्या? द टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग, द टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर, लिसनिंग के दो प्रकार होते हैं। भाई लिसनिंग के जो दो प्रकार होते हैं वो इसमें दिया गया, एक्टिव और पैसिव, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, रेफरेंशियल और इन्फ्रेंशियल। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि रेफरेंशियल और इन्फ्रेंशियल है, यहां पर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को समझना है वो क्या है, यहां पर ये पूछा गया है कि लिसनिंग के कौन से प्रकार है। अब एक बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप यहां पर बैठे हो, किसी भी क्लास के अंदर बैठे हो, व्हाटएवर, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो कि ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, टीचर बोल रहा है, आप सुन भी रहे हो, लेकिन एक आप इस तरह से सुन रहे हो कि टीचर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग बोल रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता है, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हो। एक तो वो लिसनिंग है, एक आपका ध्यान कहीं और है लेकिन आप टीचर की बातों को सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है कि टीचर जो है वो इस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है, इस टॉपिक के बारे में बता रहा है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो यही होती है एक्टिव यानी कि बड़े ध्यान से, पैसिव यानी कि आप केवल सुन रहे हो समझ नहीं रहे हो। तो इसका आंसर एक्टिव एंड पैसिव आएगा। देखिए स्कीमिंग एंड स्कैनिंग ये जो है ये रीडिंग कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, रेफरेंशियल एंड इन्फ्रेंशियल ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के हैं। ये अंडरस्टैंडिंग जब आप कोई भी पैसेज को पढ़ रहे हो को कितना उसको समझ पा रहे हो, किस तरह से, किस चीज का उसमें रेफरेंस है, किस चीज का नहीं है, आप उनको कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सब उस चीज के हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्टिव एंड पैसिव। इज इट ओके? ये रीडिंग के हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग ये रीडिंग कॉन्सेप्ट के हैं, रीडिंग के टाइप से हैं यानी कि, ठीक है। फिफ्टी के बाद अब हमने 50 से यानी 51 से और 60 के हमारे क्वेश्चंस नहीं है। इसमें एक पैसेज दिया गया है, पोइम का पैसेज दिया गया है यानी कि स्टंजा दिया गया है और उसी से 10 के 10 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब आपका सेक्शन आ जाता है, आपका जो आप लोगों का सेक्शन है, ठीक है, इंग्लिश यानी कि, ठीक है। 91 से आपका सेक्शन आ गया इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको समझिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्विजन इज। ये जो वर्ड पूछा गया है इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है। अब एक बात को समझिए, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो जब आप फोनेटिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन उसको किस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं, उनकी साउंड्स कौन कौन सी साउंड्स उनको जब बोलने में यूज की जा रही हैं, उन सिंबल्स को यानी कि लिखना, उन साउंड सिंबल्स को लिखना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है भाई। देखिए आप लोग अब साउंड्स क्या हैं, आप लोग पढ़ते हो कि एक वॉवल जो होता है कितने होते हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप सब जानते हो। ये देखिए ये सेक्शन वही अटेम्प्ट करेंगे जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगह पर, बहुत सारे अच्छे बड़े अच्छे तरीके से
पढ़ा रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। वोवल 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। लेकिन अगर मैं ये कहूं इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं कार, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम सेल, इसको क्या बोल रहे हैं कॉल। तो यानी कि है तो एक ये सी, लेकिन हम कहीं पर कै बोल रहे हैं, कहीं पर से बोल रहे हैं। इन्हीं को कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं, साउंड्स। अब जब साउंड्स की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर टोटल साउंड्स 44 हैं मेरे दोस्त। कितने साउंड्स होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं। और 44 साउंड्स के अंदर भी वेरिएशन किया गया है कि 20 जो साउंड हैं वो वोवल साउंड हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड जो हो गई हमारी, वो है हमारी 24 साउंड है, ठीक है। फिर इनके अंदर भी वेरिएशन मिलेगा, शॉर्ट वोवल, लॉन्ग वोवल, ठीक है ना, जिनको इस तरह से बांटा गया है कि इस 20 को भी अगर हम देखेंगे तो मोनोथोंग और डिफ्थोंग्स में बांटा गया है, जो 12 और 8 के रेशियो में रहता है कि 12 मोनोथोंग्स होते हैं, 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। ये हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को जानेंगे, तो इसका आंसर ए आएगा। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, साउंड सिंबल्स हैं ये। तो इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, उसके लिए कौन सी साउंड्स यूज होती हैं, तो उसलिए इसका ट्रांसक्रिप्शन ए इसका आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 92, उसमें क्या है देखिए, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज अ बैटलशिप। ये एक लाइन दी गई है। What sight made Jonathan utter the above? utter का मतलब होता है कहना। The above line in the chapter, we are not afraid to die if we can all be together। देखिए ये जो चैप्टर है we are not afraid to die if we can all be together, ये +1 क्लास के अंदर और आई थिंक सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो आपकी हॉर्नबिल बुक है, हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उस बुक का सेकंड चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये देखिए इसमें एक फैमिली होती है जो अपने पूरे परिवार के साथ एक वर्ल्ड वॉइज पर जाते हैं, यानी कि पूरे संसार की एक समुद्री यात्रा पर जाते हैं। और उस समुद्री यात्रा के दौरान, उनकी समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और वो ये सोचते हैं कि बस अब जीवन का एंड होने वाला है, क्योंकि समुद्र में तूफान वगैरह आते हैं, उनका वो सामना करते हैं। लेकिन जो अपने मैप के हिसाब से जो देखते हैं तो उन्हें एक उम्मीद ये लगती है कि वो कहीं ना कहीं एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, एक आगे आएगा इसमें कि एक द्वीप है आइल एम्स्टर्डम नाम का, कि वहां पर वो पहुंचने वाले होते हैं और उस अपने हिसाब से अपने उस दिशा सूचक यंत्र के अकॉर्डिंग वो उस दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचने वाले होते हैं तो कुछ दूरी पर जब वो उसके नजदीक यानी कि उससे कुछ ही दूर रहते हैं, तब जोनाथन जो उनका बेटा होता है वो बोलता है ये बात, क्या, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो हमारे सामने है, एज बिग एज, और वो इतना बड़ा है, यानी कि इस तरह का जो उसका साइज है वो दिखाई दे रहा है जैसे कि एक बैटल शिप हो, यानी कि बैटल शिप यानी कि युद्ध पोत हो। तो ये जो लाइन होती है ये उस समय उनका बेटा जोनाथन कहता है। तो अब आंसर क्या पूछा क्या गया है, वो दिया गया है कि व्हाट साइट मेड जोनाथन अटर, कि कौन सी ऐसी साइट, कौन सा ऐसा नजारा उसको दिखा जिससे उसने ये बात कही। तो देखिए, ट्रेमेंडस लीक बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे एक बड़ा सा लीक हो गया, लीकेज हो गया, पानी अंदर आने लग गया, क्या इस बात को देख करके, नहीं। राइजिंग ऑफ वाटर लेवल इन द बोट, पानी का सतर जो है बोट में ज्यादा बढ़ गया था, क्या उस बात को देख करके, नहीं। क्लोसोल एक्सप्लोजन ऑफ वेव्स, जो बहुत ही भयानक बड़ी बड़ी जो वेव्स थी वो आपस में जो आकर के उसके पास टकरा रही थी उनकी शिप से, क्या उस बात को देखकर, नहीं। तो द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल्स एम्स्टर्डम, देखिए ये जो द्वीप होता है उसको देख करके उसने ये बात कही थी। तो आपका आंसर जो आएगा वो 4th आएगा। ये सारे
जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त भाई बंधु पढ़ा रहे हैं, उन सबको पता है। अगला सवाल है द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। अब ये फिर से एक लाइन दी गई है। अब ये लाइन क्या पूछा गया है, इस लाइन के बारे में देखिए कि द अबो लाइन फ्रॉम द चैप्टर बताया उसने क्या, द इनेमी। क्या, द इनेमी एक चैप्टर है जो 12th क्लास के अंदर आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंदर ये आपका नहीं, फ्लेमिंगो का नहीं है, ये है जो आपकी बुक है सेकंड विस्तास, उसका ये 4th चैप्टर है द एनिमी। ठीक है, तो द इनेमी जो चैप्टर है उसी चैप्टर से ये लाइन ली गई है और पूछा गया है कि इस लाइन का स्पीकर कौन है, किसने कही थी। तो देखिए इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जापानीज डॉक्टर हैं। हाना सदाओ की कौन है, वाइफ है। यूमी जो उनके घर में जो कुक हैं वो हैं, और सदाओज फादर, और सदाओ के फादर हैं। यानी कि ये लाइन किसने कही थी, तो देखिए ये लाइन जो कही थी वो किसने कही थी, कब कही थी, जब सदाओ को समुद्र के अंदर एक अमेरिकन जो सोल्जर होता है वो वहाँ पर मिलता है और वो उनको बचाने का निर्णय करता है। सदाओ ये सोचता है कि इसकी हेल्प कर दें, इसको बचा लें, जबकि अमेरिकन जो थे वो उन लोगों की जो कंट्री थी, उन लोगों की क्या थे, एक एंटी कंट्री थी, यानी कि एक दुश्मन देश था वो, और उसको बचाना, इस बात का मतलब सदाओ के ऊपर और सदाओ की फैमिली के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना था। ठीक है, इसलिए हाना ने ये बात कही थी कि अच्छा रहेगा कि हम इसको वापस क्या कर दें, कि इस समुद्र में ही डाल दें, अदरवाइज हम सभी पर क्या हो जाएगा, खतरा आ जाएगा। तो इस बात को किसने कहा था, हाना, जो उसकी पत्नी थी डॉक्टर सदाओ की। तो ये सारे पढ़ा रहे हो आप। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों से देखिए, लिटरेचर एक ऐसा पार्ट दे रखा है इसने, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने और भी आएंगे जो +9th 2+2 की बुक्स से डायरेक्ट पूछे गए हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन सबकी बार भी पूछेगा तो जो टीचर्स 9 2+2 पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो होता है ना, सोनेट ये एक पोइट्री का फॉर्म है। कैसी पोइम होती है, ये एक ऐसी पोइम होती है जिसमें 14 लाइनें होती हैं, डेट रन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो पूछा गया व्हाट डज आयम्ब मीन इन एन आयम्बिक पेंटामीटर। तो आयम्बिक जो पेंटामीटर है, इस आयम्ब का मीनिंग क्या होता है। ये पेंटामीटर क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि ये छंद है, जो हिंदी में आप छंद पढ़ते हो वो है। तो अब इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में आयम्बिक का मीनिंग क्या है, देखिए, 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। क्या ये फॉर्मेट होता है कि इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि एक जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है, उसके बाद स्ट्रेस वाला सिलेबल आता है। अब बात आती है कि सिलेबल क्या होता है। देखिए, सिलेबल जो होता है, सिलेबल वो होता है कि जब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उस वर्ड का जितना हिस्सा एक बार में बोला जाता है वो सिलेबल कहलाता है। जैसे हमने कहा डे, तो देखिए ये वर्ड एक बार में बोला जा रहा है तो ये अपने आप में एक सिलेबल का वर्ड है। हमने वर्ड लिखा टुडे, तो यहां पर देखिए टू एक बार में बोला जा रहा है और डे एक बार में बोला जा रहा है, तो ये 2 सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसमें। दूसरा ऑप्शन 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसमें कहा गया कि पहले सिलेबल आएगा उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा, जो अभी अभी हमने देखा है कि स्ट्रेस देना होता है, इंटोनेशन को जानना होता है, यानी टोन को जानना होता है, ये सारी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए इनको समझने के लिए। फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आए। 10 आयम्बिक लाइन, 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल। देखिए ये फीचर्स हैं इसके, ये दोनों तो फीचर्स हैं आयम्बिक पेंटामीटर के। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कि आयम्बिक होता क्या है, किस तरह का होता है, तो इसका आंसर आएगा 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे हमने एक वर्ड लिखा टुडे, तो यहां पर टू के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, डे के ऊपर स्ट्रेस है, तो ये हुआ टुडे।
टुडे, तो इसके ऊपर इस सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस नहीं, डे के ऊपर स्ट्रेस है। तो ये जो वर्ड है इस तरह का फॉर्मेट जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इसी तरह लाइन के अंदर वर्ड्स की भी बात करें उसके अंदर भी इसी तरह चलता है। तो आपका आंसर होता है ए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ लेनी है आप लोगों को, इन चीजों को देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है देखिए, माई स्टोरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड। एक क्या है, एक कंपोजिशन है माई स्टोरी, जो क्या है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। जो कमला दास जो एक पोइट है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें क्या पूछा गया, वॉज ओरिजिनली टाइटल, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था। अब ये ओरिजिनल टाइटल का मीनिंग क्या था, इसका आंसर ये दे रखे हैं और इसके आंसर के अंदर एंटी कथा और मनीड अरक्कल क्रक्कू और सूच्यूम नूलम। तो इसका जो आंसर आएगा वो है एंटी कथा, जिसका मीनिंग, इसका मीनिंग ही तो माई स्टोरी है। अब ये क्या है कि सर ये जब दे रखा है तो इसका ये क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ साथी लोगों को समझ नहीं आया हो। तो माई स्टोरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। देखिए कमला दास जो थी ना वो अपने आप में एक मलयालम पोइटेस थी, ये पोइटेस है। ठीक है, तो ये जो माई स्टोरी है, ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसने वो मलयालम में लिखी गई थी। और माई स्टोरी इसका मलयालम लैंग्वेज के अंदर एंटी कथा, इसी का मीनिंग माई स्टोरी होता है। ये माई स्टोरी यानी कि इंग्लिश के अंदर तो बाद में ट्रांसलेट की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ये आएगा। हैव यू गॉट इट? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है। ही वॉक्स एज इफ। देखिए एज इफ यहां पर क्या है, एज इफ यहां पर एक कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है इस क्लोज को इस क्लोज से। अब बात आती है यहां पर हमें भरना क्या है, हमें एक वर्ब की फॉर्म भरनी है। और एज इफ का मीनिंग क्या होता है, एज इफ का मीनिंग होता है मानो, यानी कि एक इमेजिनेशन, यानी कि एक इमेजिनेशन है यहां पर। जैसे मैंने कहा मानो कि वह मेरी दोस्त बन जाए, है ना। बहुत सारे जो इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएं कि मानो उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया मानो कि वह मेरा ब्रदर हो, उसने मुझे ऐसे डांटा मानो कि वह मेरी वाइफ हो, है ना। तो इस तरह के भाई वाइफ सभी की डांटती है ना, हाँ वाइफ डांटती है। तो इसी तरह का एज इफ का मीनिंग होता है मानो, ठीक है। और इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है तो देखिए अगर बी वर्ब का फॉर्म है एज इफ आ जाए, इफ आ जाए, इन केस आ जाए, इन केस दैट आ जाए, तो जब बी वर्ब का अगर फॉर्म भरना हो तो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो हमें वर्ब का यूज करना होता है। जैसे इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता। तो हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो। अगर नहीं है यानी कि हमें यहां पर सिलेक्ट करना है हैव की फॉर्म, यहां पर हमें हैव की फॉर्म सिलेक्ट करनी है। तो हैव की फॉर्म आएगी तो आपको यूज करना है फिर हेड, ठीक है। तो यहां पर हेड आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ऑल यू हैव टू फियर इज अ फियर इटसेल्फ। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको समझिए। अब क्वेश्चन पूछा गया है द अबोव स्टेटमेंट बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये देखिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की एक फेमस क्या है, लाइन है, उसके द्वारा कही गई लाइन। लेकिन उसने पूछा क्या है, इज एल्यूडेड, यानी कि इसको संदर्भित किया गया है, इसको शो किया गया है, इसका यूज किया गया है कहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर, कौन से चैप्टर में। अब ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, 4 ऑप्शन है। देखिए डीप वाटर जो +2 क्लास के अंदर आपका 3rd चैप्टर है,
फ्लेमिंगो के अंदर ही। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अभी अभी बात की है कि ये +1 के अंदर आपका सेकंड चैप्टर है। द एडवेंचर, ये भी क्या है, आपकी इन्हीं बुक्स में से है, ठीक है। और हमने कहा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये भी +1 की बुक में से ही है, जो फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा हॉर्नबिल का। अब बात क्या पूछी गई है, बात ये पूछी गई है कि क्या ये लाइन जो है वो इनमें से कौन से चैप्टर में यूज की गई है। तो देखिए सारे के सारे मेरे साथी लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ये एक क्वेश्चन भी बनता है उसमें, स्पेशली इस बात के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये जो है ये आपका आंसर आएगा। ये डीप वाटर में कहा गया है कि जब विलियम डगलस जो नरेटर होता है, इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो जब तैरना सीख जाता है तब वो ये बात कहता है कि ऑल यू हैव टू फियर, वो सब चीजें जिससे आप डरते हो, वो इज फियर इटसेल्फ, वही अपने आप में डर है, डरना ही अपने आप में डर है। ये उस बात को कहता है जब उसने उस डर को जीत लिया था, यानी कि उसने तैरना सीख लिया था और बहुत अच्छा एक स्विमर बन गया था, तब वो ये बात कहता है, ठीक है। तो ये डीप वाटर की है। अगला है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एक फ्रेजल वर्ब यानी कि पूछी गई है, और देखो किस तरह से एक वाक्य में, जब वाक्य में इस तरह से पूछता है तो हमें काफी सारी हेल्प मिल जाती है, चाहे एग्जाम कैसा भी हो। एक डायरेक्ट पूछे वोकैब, देखिए वोकैब को आप जितना याद करोगे, जितना टच में रहोगे, उतनी वोकैब आपको याद होती है। लेकिन ये जब आपको सेंटेंस में दे देता है तो हमें मीनिंग को कन्वे करने में क्या मिल जाता है, थोड़ी सी मदद मिल जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है, ब्रगलर्स ब्लैंक दिया गया है एंड स्टोल द ज्वेलरी। ब्रगलर्स ने क्या किया भाई, वो उन्होंने एंट्री की, यानी कि जबरदस्ती से, गलत इंटेंशन से, क्राइम के इंटेंशन से, और क्या किया, ज्वेलरी जो थी उसकी चोरी कर ले गए। अब यहां पर आपको क्या भरना है, आपको यहां पर फ्रेजल वर्ब भरनी है। ब्रोक आउट, देखिए ब्रेक आउट क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म भरना है। तो ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक आउट होता है किसी चीज को ब्रेक करके आउट हो जाना, कहने का मतलब बचकर निकल जाना, जैसे जेल से फरार हो गया, जेल तोड़ करके, ठीक है ना, तो वो होता है ब्रेक आउट। तो क्या ये मीनिंग यहां पर है, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। उसने कहा ब्रेक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज का फंक्शन करना बंद कर देना। जैसे कोई मशीन है चलती चलती रुक गई, यानी कि उसने अपना फंक्शन करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वो होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है जैसे जनरली होता है ना ब्रेकअप, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना। मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपस में लोग जो होते हैं, वो युवा जो लोग होते हैं, वो अपने दोस्तों से इस तरह की बातें बहुत करते हैं कि, और आजकल तो ब्रेकअप पार्टी भी होने लगी है, आजकल तो वो बातें नहीं रही है, ठीक है ना, ब्रेकअप पार्टी होती है, कमाल की बात है ना। हाँ, तो आप इसको नेगेटिव ना लें, तो वही मीनिंग होता है ब्रेक ऑफ का, ठीक है। ब्रेक अप जो होता है यानी किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, वही ब्रेक ऑफ होता है। और ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब किसी भी जगह पर क्राइम के इंटेंशन से नेगेटिवली यानी कि एंटर करना, जबरदस्ती करना, तो वो ब्रोक इन, ब्रेक इन यानी कि ये पास्ट फॉर्म है, तो यहां पर ये वाला आपका ऑप्शन आएगा। हैव यू गॉट इट, ये भी नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये यहां पर फ्रेजल वर्ब है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्रॉनिकल्स द इवेंट्स, क्रॉनिकल्स यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करती है, इवेंट्स का वर्णन करती है। क्रॉनिकल द इवेंट्स यानी कि जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है, ये अपने आप में एक क्या है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये अपने आप में एक कंपोजिशन है, एक रचना है। इसमें ये कहा गया है कि क्रॉनिकल्स द इवेंट्स इन द लिस्ट लाइफ ऑफ, इस कहानी में, इस बुक में, इस रचना में किसके जीवन की घटनाओं को एक
क्रॉनिकल यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये इसको कहते हैं क्रॉनिकल सिस्टम। ठीक है, तो किसकी घटना को बताया गया है? तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल हमने पढ़ी है, ये आई थिंक 9th क्लास के चैप्टर में है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से एक चैप्टर है, और उसमें एनी फ्रैंक के बारे में, उसमें एनी फ्रैंक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब यहां पर देखिए उसका नाम एनी फ्रैंक, एनालीज राइस फ्रैंक और एनालीज मैरी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक तो कहीं ना कहीं दोनों में ही है, लेकिन पूरा नाम क्या है यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ा रहे हो मेरे साथी लोगों, तो देखिए थोड़ा सा बच्चों को भी डिटेल से जब आप लोग इस तरह की चीजें बताते हो, तब वो आप लोगों को भी दिमाग में रहते हैं और बच्चों के दिमाग में भी रहते हैं। तो देखिए एनी फ्रैंक का पूरा नाम जो था वो एनालीज मैरी फ्रैंक था, तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द नेकलेस बाय गाय डे मॉपसेंट। देखिए ये जो हमारे राइटर हैं गाय डे मॉपसेंट, फ्रेंच हैं, ये फ्रेंच राइटर हैं, और इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। तो वही बात आती है कि द नेकलेस जो आप 10th क्लास में पढ़े हो, द नेकलेस, तो उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, यानी कि फ्रेंच है ये, और ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, और फ्रेंच वर्ड्स के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग द नेकलेस है, तो इसका आंसर आएगा द ये वाला। ठीक है, ला प्योरेर। ठीक है, ला प्योरेर जो है ये इसका आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स फील करवाती हैं। इस तरह का जो लिटरेचर जब पूछ लिया जाता है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये चीज कहां मिलती है, ये कहां मिलते हैं, जब आप चैप्टर पढ़ाते हो तो अबाउट द चैप्टर के बारे में दिया हुआ होता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, उस इंट्रोडक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आप क्वेश्चन पढ़िए 1 मिनट के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करने वाला है, फिर भी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। यहाँ पर कुछ नाउन्स दी गई है और उनका प्लूरल फॉर्म दिया गया है। रेडियस का रेडियाई होता है, जो आप मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस का, ये भी ठीक है, इसका यही होता है। ट्रिमिनस का ट्रिमिनी, ये भी ठीक है। और जीनियस का जीनियसिस होता है, जीनी नहीं होता है। यही वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आपको मैं एक और एग्जांपल बताऊं जो आई थिंक 2018 या 21 मुझे ध्यान नहीं है, मैंने देखा था वो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा वैली का प्लूरल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट सीधा यही पूछ रखा कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वैली। और उसमें ऑप्शन जो दिया गया था वो दिया गया था एक तो वैलीज और एक वैलीज और 2 ऑप्शन कोई भी और। बहुत सारे दोस्तों ने क्या कर दिया उसको, बहुत जो बच्चे थे उनको देखिए ये क्या कर दिया, ई वाई लगा हुआ है और इसको क्या कर दिया वैलीज, वैलीज की स्पेलिंग। ठीक है, तो उसको इसने उनको क्या कर दिया IES कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि Y जब एंड में हो और उससे पहले अगर कोई वोवल हो तो हम केवल S ऐड करते हैं, लेकिन Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तब हम IES लगाते हैं। तो यहाँ पर तो EY है तो आपको केवल S लगाना था। तो कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमिनर। देखिए डिटरमिनर भरना है ब्लैंक की जगह पर, और क्या कहा, रिंग मी अप इफ यू नीड हेल्प। अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे क्या कर लेना, रिंग कर लेना।
तो यहां पर ऑप्शन इनफ आ सकता है क्या? इनफ, कि इफ यू नीड इनफ हेल्प, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। भाई हेल्प जो होती है तो वो कोई भी इंसान कहेगा तो ये ना कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तो मुझे बताना। भाई आपको कोई भी हेल्प हो तो मुझे बताना। जब साथ देने की बात आती है, किसी की हेल्प करने की बात आती है, तो इस तरह का ऑप्शन होता है कि आपको अगर किसी प्रकार की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। तो इनफ का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट जो एक जनरली हम यूज करते हैं इस टर्म को, तो यहां पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। लिटिल अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो एनी, एनी यहां पर बिल्कुल ठीक है। रिंग मी अप इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी का मतलब किसी भी प्रकार की, कोई भी आपको अगर जरूरत हो तो मुझे बताना। तो ए वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये एक डिटरमिनर यहां पर यूज होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ बामा, ऐसा कौन सा राइटर है जिन्होंने पेन नेम का यूज किया है, क्या, बामा। और ये आपकी +2 के अंदर है। तो पेन नेम यानी कि उपनाम जो होता है, यानी कि ओरिजिनल नेम ना होकर के एक लोकल नेम जो दूसरा नेम होता है वो पेन नेम है। तो यहां पर देखिए, फास्टीना मैरी फातिमा रानी, इसी ने अपना नाम क्या यूज किया है, एक बामा नाम इन्होंने यूज किया है। जो लास्ट चैप्टर है जिसमें 2 स्टोरीज बताई गई हैं, ठीक है, +2 क्लास के अंदर, तो उसी में कमला दास जो है ये नहीं है, पेरुमल मोरोगन नहीं है, गार्टोंडे सीमोन्स बोनी नहीं है। अच्छा, ये जानी जाती हैं जित कालासा, और जित कालासा और बामा दोनों का ही जिक्र उसी चैप्टर में है। तो अगर यहां पर जित कालासा पूछ लिया जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने बामा पूछा है, आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है? तो यहां चीजें काम कहां आती हैं, जिस चीजों से आप कनेक्टेड हो तो वो आपको बड़ी इजी लगेंगी। तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत सारे सवाल दे दिए 9th to +2 के, और स्पेशली इसमें +1 2 के ज्यादा आ रहे हैं। तो ये अच्छा, ये पैटर्न अच्छा है लिटरेचर देने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिटरेचर को पूछ लिया जाता है जो नेट के लेवल के होते हैं, ठीक है, और उसमें जिससे हम कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है, तो उसमें बड़ी समस्या आती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ मोनोथोन्स एंड डिप्थोन्ग्स इन इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। देखिए अभी अभी हमने जिक्र किया था, अब क्वेश्चन भी आ गया। ये मैंने कहा था कि वोवल साउंड जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 20 होती हैं। उन 20s के अंदर आप लोगों को क्या डिवाइड किया गया है कि कुछ मोनोथोन्स होते हैं और कुछ डिप्थोन्ग्स होते हैं, और उसने वही पूछा कि मोनोथोन्स और डिप्थोन्ग्स कितने होते हैं। आंसर आपका आएगा 12/8। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन इन द सबजंक्टिव मूड। इस बात को समझिए भाई। अब आ जाता है एक नया क्वेश्चन हमारे सामने, और नया क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सबजंक्टिव मूड में लिखा गया। अब बात आती है मूड क्या होता है। देखिए मूड जो है ना, मूड दोस्तों ये होता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब, फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक फॉर्म का ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब का फॉर्म हमें क्या बताता है, वर्ब का फॉर्म ये बताता है कि क्या वो वर्ब किसी स्टेटमेंट के लिए यूज की गई है, या फिर वो एडवाइस के लिए यूज की गई है, या फिर वो किसी विश के लिए यूज की गई है, या फिर वो किसी ऑर्डर या कमांड के लिए यूज की गई है। वो चीज कौन बताता है, वो चीज बताता है मूड। और जब हम मूड की बात करें, तो मेनली मूड होते हैं 3 प्रकार के। देखिए फर्स्ट होता है इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड की अगर मैं बात करूं तो इंडिकेटिव मूड ऐसा मूड होता है जिसमें किसी भी स्टेटमेंट की बात कीजिए। अगर मैं ये कहूं आई एम टीचिंग इन
अ यूनिवर्सिटी या एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा, एक स्टेटमेंट दी और ये स्टेटमेंट दी और इससे पूछा जाए कि इसका मूड कैसा है, तो ये होता है हमारा इंडिकेटिव मूड। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात आती है, अगर मैंने ये कहा गो आउट, गो आउट, बाहर जाओ यहां से, यानी कि एक ऑर्डर दिया, कमांड दी, ऑर्डर, और जब कमांड की बात होती है तो दूसरा हमारा जो मूड होता है वो होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इंपेरेटिव मूड जो होता है वो हमारी दूसरी टाइप होती है। तो हमने कहा है गो आउट और गो आउट कहा है, तो ये हमारा क्या है, इंपेरेटिव मूड है। अब बात आती है जो तीसरा हमारा मेन होता है वो होता है सबजंक्टिव मूड। अब सबजंक्टिव मूड क्या होता है, देखिए सबजंक्टिव मूड वो मूड होता है जिसमें किसी विश की बात की गई हो या फिर प्रे की बात की गई हो। विश और प्रे की बात जहां की जाती है, जैसे मैं कोई भी विश करूं, मैं कोई भी प्रे करूं कि मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, मे ही गेट मैरिड सून, है ना, तो ये क्या है, ये एक विश है। और जिस सेंटेंस के अंदर विश या प्रे की बात की जाए या इसमें अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन जो रियल नहीं हो सकते, काश, काश ऐसा हो जाए, कैसा भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, बहुत समझदार सारे के सारे अच्छे मेरे साथी लोग हैं। ठीक है, तो अनरियल सिचुएशन जहां पर हो वो भी हमारा सबजंक्टिव मूड होता है। तो अब यहां पर देखिए टेक ग्रेट केयर, भाई उसकी अच्छे से केयर करना इंपेरेटिव मूड है। इट इज इसेंशियल दैट ही टेक ग्रेट केयर। अब यहां पर एक बात, चलो इसको अगला देख लेते हैं, आई एडवाइज यू टू टेक ग्रेट केयर। अब इस चीज को तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस चीज को तो छोड़ दीजिए आप। ये देखो आई एडवाइस यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखिए इंपेरेटिव मूड नहीं है यहां पर इंपेरेटिव मूड नहीं है, समझ लेना दोस्तों, यहां पर जो है वो है इंडिकेटिव मूड है, क्योंकि इंपेरेटिव के अंदर जो भी ऑर्डर, कमांड जो भी है वो क्या होता है, चाहे सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि उसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है, तो इंपेरेटिव मूड के सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें भी जो सब्जेक्ट होगा वो यू होता है जो हिडन रहता है, और यहां पर ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये एडवाइस अगर आ गया यहां पर तो आप ये मत समझ लेना कि यहां पर ये इंपेरेटिव मूड है, यहां पर ये इंडिकेटिव मूड है, ये एक स्टेटमेंट के तौर पर यूज की गई है। और अगला है यू मस्ट टेक ग्रेट केयर, यहां पर तो क्या है, यहां पर तो मॉडल ऑक्सिलरीज है। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर जो हमारा बच गया वो होता है इट इज इसेंशियल। अब यहां पर एक बात जो समझने की है, मेरे बहुत सारे साथी लोग यहां पर ये सोचेंगे सर ये तो वाकई गलत दिया है, इट इज इसेंशियल दैट ही टेक, सर टेक नहीं टेक्स होना चाहिए, लेकिन यही फर्क है यहां पर, यही बात हमें बताती है कि यहां पर सबजंक्टिव मूड है। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि देखिए जो सबजंक्टिव मूड होता है इसमें क्या हो सकता है, इट इज नेसेसरी हो सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट इज इसेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो ये जब आते हैं इसके बाद में दैट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बात आती है यहां पर सब्जेक्ट चाहे कैसा भी रहे, यहां पर सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, आपको बेस फॉर्म का यूज करना है। जबकि टेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहां पर ही टेक्स होना चाहिए था, लेकिन सबजंक्टिव मूड के अंदर इस बात को स्पेशली हाईलाइट कर लो कि इट इज नेसेसरी, इंपोर्टेंट, इसेंशियल, इस तरह का जब आपको मिलता है उसके बाद दैट प्लस सब्जेक्ट, तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, मेन वर्ब की जो फॉर्म रहेगी वो हमेशा फर्स्ट रहेगी। तो आंसर आपका ये आता है, और ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ठीक है मूड, तो ये मूड होते हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको एक इंटेरोगेटिव मूड और मिल जाएगा, बेसिकली 3 ही मूड होते हैं। इज इट ओके? ये कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मूड को समझना। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द वर्ड थोरोफेयर मीन इन द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर है
व्हाट डज द वर्ड थोरोफेयर, थोरोफेयर वर्ड यूज हुआ है उस चैप्टर के अंदर, इसमें पूछा गया है कि उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग यह है कि कंसुलेट फॉर लेन, ए क्राउडेड मार्केट प्लेस, सर्विस स्टेशन और ए बिजी पब्लिक रोड। तो मैडम राइट्स द बस में मेन जो सेंट्रल कैरेक्टर थी, जो लड़की होती है जिसको मैडम कहा गया है, और उसके अंदर जो थोरोफेयर का मीनिंग जो यूज किया गया है वो उस बिजी रोड, एक ऐसा पब्लिक रास्ता, एक जो बहुत ज्यादा बिजी होता है, उसी के लिए यूज किया गया है। तो यह आंसर आएगा ए बिजी पब्लिक रोड। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन ये फिर भी मैं कह रहा हूं ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत अच्छा पेपर बनाया है कि लिटरेचर के नाम पर अबाल बबाल सवाल नहीं दिए गए हैं, वही सवाल दिए गए हैं जिनसे आप रोज की रोज डेली गो थ्रू हो रहे हो। बहुत जबरदस्त। अगला सवाल, What is the message conveyed in the poem Aunt Jennifer's Tigers? जो पोइम है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उस पोइम का मैसेज क्या है, क्या मैसेज कन्वे हुआ है। आंट जेनिफर टाइगर्स जो है ये भी 12th क्लास की बुक जो है, पोइट्री सेक्शन है जो फ्लेमिंगो बुक में है, उसी की क्या है ये पोइम है। भाई बड़ा मजा आ रहा है सवालों को देख करके। देखिए मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल रेलिवेंट जो है क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर बहुत वास्ट होता है, लिटरेचर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, समुद्र से भी गहरा है ना। तो लिटरेचर, बहुत सारी चीजें लिटरेचर में है, लेकिन यहां जो लिटरेचर पूछा जा रहा है वो आप लोगों से वो लिटरेचर पूछा जा रहा है जिससे आप रूटीन की लाइफ में डेली बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप गो थ्रू हो रहे हो। ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पेपर है, मजा आ रहा है भाई। देखिए तो क्या इस पोइम के अंदर, इस पोइम के अंदर क्या मैसेज दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन इन मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी, सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आया मार्जिनलाइजेशन, और दूसरा आया है चॉवनिस्ट यानी कि मेल चॉवनिस्ट। तो इस बात को समझिए ये क्या है। मेल चॉवनिस्ट का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो मेल डोमिनेंस में हो, यानी कि जिसमें मेल को क्या सुपीरियर समझा जाए, जिसमें हर चीज हैंडल करता है मेल और उसी को क्या मेन समझा जाता है, वही होती है मेल चॉवनिस्ट। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी भी देखो आजकल तो औरतें जो हैं, लेडीज जो हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर चीज में आगे जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी हर जगह दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे इस चीज की तरफ आ रहे हैं। फिर भी हम यही है कि मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी है, अभी भी मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी है, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन है उसमें किस चीज का, विमेन का। भाई जो औरत है उसको हाशिए पर धकेल दिया गया, यानी कि बैकफुट पर ले आए हैं। क्या ये बात बताती है? फिलियल पीटी यानी कि माता पिता के प्रति सम्मान की बात की गई है क्या इसमें? एक्सॉल्टेशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, एक्सॉल्टेशन का मीनिंग होता है प्रोग्रेस होना, उत्थान होना। क्या इसमें वीमेन की यानी कि औरत के उत्थान की बात की गई है, या फिर जेंडर इग्लैरिटेरियनिज्म की बात की गई है? जो जेंडर इग्लैरिटेरियनिज्म की जो बात है, इसका मीनिंग होता है कि लैंगिक समानता। क्या मेल और फीमेल को दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है? तो इनमें से कौन से, तो सारे के सारे साथी लोग पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसमें केवल और केवल ए ऑप्शन आएगा, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन इन मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी की बात यहां पर की गई है। क्लियर है? अगला सवाल है आप लोगों का, इन द पोइम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस आर सिंबल्स ऑफ। यहां पर पोइम है एक फायर एंड आइस, और ये 10th क्लास के अंदर पहली ही पोइम है फायर एंड आइस। उसमें यह पूछा गया है कि फायर और आइस
को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। लेकिन फायर और आइस जो दोनों के दोनों वर्ड हैं, किसको दर्शाते हैं इस पोइम में, किसके सिंबल हैं? वो ऑब्सेशन एंड ईगो। अब यहां पर ये बताइए, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मीनिंग होता है जुनून जिसको कहते हैं, एंगर एंड फियर, पैशन एंड लव, या डिजायर एंड हाइटर्ड। तो यहां आप लोग सब लोग पढ़ा रहे हो, क्वाइट सिंपल है कि यहां आपका आंसर डिजायर एंड हेटर्ड आएगा। कुछ ऐसे मेरे साथी लोग हैं जो अभी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने या तो क्लासेस को अभी पढ़ाया नहीं है या फिर उनका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो अभी अभी पढ़ाने लगे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि सर ये तो हमने +2 के अंदर पढ़ाया ही नहीं है, ये तो 10th में अंदर हमने पढ़ाया नहीं है। तो वो अपनी तैयारी अपने लेवल पर कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो यहां पर डिजायर का मीनिंग किससे है? ओवर डिजायर से है यहां पर, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं हिंदी के अंदर लालच। तो यही चीज जो होती है ये इसके अंदर सिंबल्स के रूप में यूज की गई है फायर एंड आइस की। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जेनर्स डज द प्ले द प्रपोजल बाय एंटोन चेखोव बिलोंग्स? देखिए, जो द प्रपोजल क्या है, एक द वो है एक प्ले, क्या है भाई? एक प्ले है। तो वो प्ले किस प्रकार का प्ले है, यानी कि किस तरह का ड्रामा है वो? टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जेनर, लिटरेरी जेनर साहित्यिक विधा, ठीक है, कि भाई वो किस प्रकार का नाटक है। डज द प्ले द प्रपोजल बाय एंटोन, जिसको किसने लिखा है? एंटोन चेखोव ने लिखा है, उससे बिलोंग करता है वो, यानी कि उसमें कौन सी चीज है? रोमांस है, ट्रेजेडी है, फार्स है, या ओपेरा है? तो सबसे पहले तो इनको समझिए ये होते क्या है। रोमांस आप समझ रहे हो, कई कई मूवी जो हैं वो बड़ी रोमांटिक होती हैं, कभी कभी मौसम रोमांटिक हो जाता है और कभी कभी इंसान भी रोमांटिक हो जाता है मौसम को देख करके, ठीक है ना। तो देखिए रोमांस, क्या इसमें किसी प्रकार के रोमांस की बात की गई है? नहीं की गई है, तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि द प्रपोजल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है, पढ़ाया है। ट्रेजेडी है इसमें। ट्रेजेडी होता है कोई ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग कैसी हो? दुखद भरी हो, दैट इज ए ट्रेजेडी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेजेडी नहीं है। फार्स क्या है? फार्स जो है ना वो होता है एक कॉमिकल प्ले भाई, जिसको आप क्या कह सकते हो? कॉमेडी कह सकते हो, ठीक है ना। और ओपेरा क्या होता है? ओपेरा एक इस प्रकार की परफॉर्मेंस होती है, इस प्रकार का नाटक होता है जो स्टेज पर शो किया जाता है म्यूजिक और सिंगिंग के द्वारा। उनमें सारी चीजें म्यूजिक और सिंगिंग के थ्रू एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ओपेरा है, ऐसा नहीं है आंसर आपका कि ये कॉमेडी है, जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े लेवल पर झगड़ों में बदल जाती है, या फिर बहुत ही ज्यादा हंसी आती है उनकी उन स्टेटमेंट्स को, उन झगड़ों को देख करके, जो छोटी छोटी बातों की, उनके कुत्ते की स्पिरिटी को लेकर के, ठीक है, या फिर जो एक जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है, मिडोज जो होते हैं कि वो कहती है हमारा है, ठीक है, वो कहती है वो कहता है हमारा है, यानी कि तो इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज तक कर देते हैं, जबकि शादी का प्रपोजल रखने आए होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या कि ये एक कैसी है? कॉमेडी है, ठीक है। तो आंसर आपका फार्स है। देखो क्वेश्चंस को देख करके बड़ा मजा आ रहा है। जेन्युइनली यानी कि पेपर ऐसा ही होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। अब लिटरेचर पूछ लिया जाता है कहीं का कहीं, जिनसे कोई वास्ता नहीं है, एक 9th to +2 पढ़ाने वाले टीचर का, अब वो वहां बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी फील करता है। चलिए अगला है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। ए और बी में से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले समझिए कि ये है क्या, कि ये जब चीजें क्या हैं, तो देखिए जो फोनेटिक्स होती है वो क्या होती है, फोनोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है और सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या वो ठीक है
क्या उसके अंदर जो भी चीजें अप्लाई की गई हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी कि एक सिस्टम जो होता है सेंटेंस को बनाने का, उस चीज को समझना क्या होता है, उस चीज को सिंटैक्स कहते हैं। एक है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है एक वर्ड की कंस्ट्रक्शन कैसे है, यानी कि किस तरह में लैंग्वेज के अंदर उस वर्ड का सिस्टम है, वो मॉर्फोलॉजी होती है। तो ये तो सिंपल ऐसे दे रखे हैं, इसका मतलब भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है फोनोलॉजी और फोनेटिक्स। देखिए फोनेटिक्स होती है ना वो क्या होती है, फोनेटिक्स होती है कि कोई भी जो स्पीच साउंड्स हैं वो किस तरह से आर्टिकुलेट होते हैं, वो फोनेटिक्स बताती है। और फोनोलॉजी में साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कि उन साउंड सिस्टम का किस तरह से, इसका मतलब ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। तो यहां पर दोनों की दोनों चीजें साउंड से जुड़ी हुई है भाई। फोनेटिक्स के अंदर आर्टिकुलेशन यानी कि कोई वर्ड जो होता है, जैसे मैंने कहा पेन, मैंने कहा पेन, तो आर्टिकुलेशन कैसा हुआ इस साउंड का, इसमें यहां हमने पी, पेन में पी की बात की। ये पे जो साउंड है ये किस तरह आर्टिकुलेट हुई कि एयर जो होती है वो किस तरह से रिलीज होती है, ठीक है, कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं, लिप्स जो होते हैं वो किस तरह से क्लोज होते हैं इसको, तो ये सारी चीजें कौन बताता है, ये फोनेटिक्स बताती है। और साउंड सिस्टम जो होता है कि वो किस तरह से उसका सिस्टम है उस साउंड का, ठीक है, कैसे वो साउंड आ रही है, किन ऑर्गन्स से आ रही है, ठीक है, ये सारी की चीजें साउंड से रिलेटेड है। तो फोनेटिक्स का आएगा हमारा आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजी का आएगा साउंड सिस्टम, यानी कि ए का सेकंड। तो देखिए ए का सेकंड ये रहा, ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो यही है, फिर ए ही आपका ऑप्शन आएगा, बाकी आप मिलाकर देख सकते हो, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4, बिल्कुल एक्यूरेट यही आपका ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी। आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरनी है, मॉडल वर्ब दिए गए हैं, ही कैन बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, या ही मस्ट बी, या ही शुड बी, या ही नीड बी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये देखिए कि यहां पर दिखाया क्या गया है, ही देखिए शुड नहीं होना चाहिए, ही शुड बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, कि भाई पूरा दिन काम किया है तो उसे क्या शुड यानी कि चाहिए, क्या ये नेसेसिटी है, ठीक है, यानी कि क्या ये कोई ड्यूटी है, क्या ये कोई ऑब्लिगेशन है। तो ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं। अब जब बात आती है कैन की या मस्ट की, तो यहां पर हम उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि भाई ऐसा अब क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चाहिए अर्थ में जब आपको पढ़ाया जाता है कि चाहिए अर्थ के अंदर या तो शुड का यूज होता है या फिर मस्ट का यूज होता है। इसी को दूसरी तरह की बात करें, चाहिए अपने आप में क्या होती है, यहां पर नेसेसिटी की बात करता है या फिर वो फिर कंपल्सन की बात करता है, ठीक है भाई। क्योंकि अब देखिए तो चाहिए जो होता है वो तो शुड भी होता है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा है यानी कि एक इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है यहां पर जहां पर होनी ही चाहिए, तो चाहिए के शुड और होना ही चाहिए तो मस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए पूरा दिन कोई भी काम करेगा आदमी तो वो क्या होगा, अंडरस्टूड सी बात है कि वो थका हुआ होगा, तो यहां पर शुड नहीं आकर के यहां पर मस्ट का प्रयोग बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल हमारा, ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। देखिए थोड़ा सा सवाल को समझिए कि क्या है, ए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन विच द लैंग्वेज इज टॉट। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का जो किस तरह, लैंग्वेज इज टॉट नॉट बाय रूल्स, जिसमें रूल्स से नहीं पढ़ाया जाए बल्कि यूसेज से पढ़ाया जाए, कि किसी भी चीज का आप यूज करते हो, बार बार किसी चीज का यूज करते हो, उस चीज से आप सीख रहे हो, ना कि आपको रूल बता करके फिर पढ़ाया जा रहा है। जैसे अक्सर हम रूल बताते हैं, फिर वो रूल आप याद करते हो, फिर उनके आधार पर आप लोग क्या करते हो, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो ये जो तरीका पूछा गया है कि रूल्स से नहीं बल्कि यूज कर करके, प्रैक्टिस करके, यानी कि जब आप लैंग्वेज पढ़ाते हो तो वो कौन सा तरीका है, इंडक्टिव मेथड है, इंसिडेंटल मेथड है, रिमेडियल मेथड है या डिस्क्रिप्टिव
मेथड है। तो इस बात को समझिए कि यहां पर सबसे पहले इंडक्टिव मेथड क्या होता है। देखिए इंडक्टिव मेथड होता है कि आपको पहले एग्जांपल्स दे दिए, आपको पहले एग्जांपल्स दे दिए और एग्जांपल्स से आपने क्या किया, आपको कहा कि आप इनके रूल बनाइए कि ये एग्जांपल्स इस तरह से सेट किया गया है, इस एग्जांपल के बेस पर आप रूल बनाइए। रूल के बेस पर एग्जांपल नहीं, एग्जांपल के बेस पर रूल बनाना। तो ये तरीका, अगर आपको पहले एग्जांपल दिया जाए उसके बाद रूल निकालने की बात कही जाए, तो ये तरीका क्या होता है, इंडक्टिव मेथड का होता है, इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंसिडेंटल, देखिए इंसिडेंटल जो है यही इसका आंसर आएगा। इंसिडेंटल का जो मेथड होता है वो यही होता है कि पहले आप यूज करवाओ चीजों को और उसके बाद आप चीजों को सिखा रहे हो यूज कर करके, ना कि रूल्स के बेस पर, ठीक है। रिमेडियल मेथड क्या होता है, रिमेडियल मेथड वो कि जिस चीज में आपको दिक्कत है उसी चीज के ऊपर काम करना, वही चीज सीखना आप लोगों को रिमेडियल मेथड होता है। और डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है यानी कि चीजों को एक्सप्लेन करके, डिस्क्राइब करके, डिस्क्रिप्टिव है यानी कि, तो इसका जो आंसर आएगा वो इंसिडेंटल है कि आपने यूज किया किसी चीज को, बार बार यूज कर रहे हो, आपने देखा कि यार ये चीज तो मुझे आ गई, मैंने इसके रूल तो नहीं पढ़े, ठीक है, मैंने इसकी स्पेशल क्या, इसकी स्पेशल रूल्स फॉलो करके इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने रूटीन से अपने यूसेज कर करके ये देखा कि मुझे तो वो चीजें आ गई। तो यूज करने के बाद जब आपको वो चीज आ जाती है रूटीन के लाइफ में, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं इंग्लिश की बात करूं तो उनकी जो स्पीकिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो स्पीकिंग उन्होंने किस तरह से बार बार यूज करके, उसने ये नहीं देखा कि भाई मैं पहले इसको ग्रामर पढ़ूं, ये एस ये सारा, ये ए आ रहा है, ये एन आ रहा है, नहीं, उसने यूज करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, बार बार वो यूज कर रहा है और देखा कि यार मेरे को तो पता चल गया यहाँ पर ए आएगा और ये भी पता चल गया कैसे आएगा। तो वो होता है इंसिडेंटल मेथड, जो ये तरीका बताएगा, इसका आंसर इंसिडेंटल मेथड आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें पूछा गया है कि यहां कौन सा पैटर्न है। भाई ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही पजेस्ड, कि उसने उसे छोड़ दिया और उसकी सारी चीजों को जो उसके पास थी, जो खुद के पास थी, उन चीजों को भी छोड़ दिया। त्याग दिया मोह, तू भी जा और मेरी जो भी सब चीजें वो तू ले जा और किसी तरह से मेरा पीछा छोड़ दे, है ना, यही वही वाली बात है ना। तो यहां पर यह पूछा गया है कि ये क्या है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लेफ्ट वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एवरीथिंग को डिनोट करने वाला है क्लोज, कि वो क्लोज यानी कि ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही पजेस्ड। अब यहां पर दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। पहली बात, ये जो हर है ये इसी के डिटर्मिनर के रूप में भी काम अगर आप समझो तो इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो कि ही लेफ्ट हर एवरीथिंग, उसने उसकी सारी चीजें छोड़ दी, हर एवरीथिंग ही पजेस्ड, जो उसके पास थी, यानी कि जिन चीजों के ऊपर पजेशन तो किसका था, ही का था, लेकिन वो चीजें थी किसकी, हर की थी। ऐसा आप समझ सकते हो। अगर ऐसा आप समझोगे तो सिर्फ क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको इस तरीके से आपको समझना है कि उसने उसे छोड़ दिया और सब चीजों को छोड़ दिया। तो यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन ऑप्शंस के हिसाब से आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये एडजेक्टिव, ए फॉर एडजेक्टिव, यहां कहीं एडजेक्टिव की बात नहीं की गई है। सी फॉर आप क्या लगा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, ठीक है। Study of meaning in a language is known as, study of meaning in a language is known as, देखिए मीनिंग की जब हम बात करते हैं, किसको समझने की बात करते हैं, जब मीनिंग को, जब कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो और उस लैंग्वेज के अंदर आप मीनिंग को समझते हो, मीनिंग पर काम करते हो, तो मीनिंग को समझने वाली टर्म कौन सी होती है। देखिए सिंटैक्स में क्या समझते हो आप, सिंटैक्स के अंदर आप सेंटेंस फॉर्मेशन को समझते हो कि सेंटेंस कैसे बना। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप वर्ड फॉर्मेशन को समझते हो कि वर्ड कैसे बना, क्या किस तरह से इसका यूज है। सिमेंटिक्स जो होता है वही होता है हमारा क्या,
मीनिंग से रिलेटेड, ठीक है, सीमेंटिक्स होता है। और लिंग्विस्टिक, आप किसी भी लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से किस तरह से आप लैंग्वेज का अध्ययन करते हो, वो लिंग्विस्टिक होता है। तो आंसर या मीनिंग को पूछा गया है, आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है दोस्तों? अगला है द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई। तो ये देखिए कि जो बाइलिंगुअल मेथड है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं ना, तो यही होता है बाइलिंगुअल। तो आप कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल है, साइंस का सवाल है, एसएसटी का सवाल है, उनके अंदर बाइलिंगुअल मेथड यूज होते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल का मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं के अकॉर्डिंग का यूज करके उन्हें पढ़ाया जाए। एसएसटी हिंदी मीडियम में एक क्वेश्चन पूछा, उसी का इंग्लिश वर्जन तैयार किया, बाइलिंगुअल हो गया, ठीक है। तो ये किसने दिया था ये तरीका? तो इसका आंसर आएगा सीजे डॉडसन, ठीक है। अगर फिर एक वर्ड आ गया जो आपकी वोकैब पावर को चेक करेगा, और इसने क्या कहा है, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर सिनोनिम वर्ड्स अंडर द कॉलम बी। कहने का मतलब जो कॉलम ए में दिए गए उनका सिनोनिम्स बी में दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो मैं आपको बता दूं इनके मिलान के लिए, गैरुलस क्या होता है भाई गैरुलस वो होता है जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यानी कि बोलता है, कहने का मतलब बोलते रहता है, जिसे हम एक दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं ना। तो इसका तो यही है टॉकेटिव, ठीक है, ये तो ठीक दे रखा है। भाई गिब्रिस क्या होता है? गिब्रिस वो चीज होती है जो आप लोग कोई भी एक ऐसी चीज लिखने का काम करो, चाहे आप बोलने का काम करो, जो अगले को समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप टीचर्स लोग हो, और टीचर लोग आप जब कोई भी नोटबुक चेक करते हो, कोई टेस्ट की कॉपी चेक करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है। अब उनको नंबर दे तो फंसे, ना दे तो फंसे, लेकिन बोर्ड ने क्या कह रखा है उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो दैट इज गिब्रिस, वो होता है गिब्रिस ये वाला, ठीक है। अब आती है कि ग्रिगेरियस क्या होता है। तो भाई ग्रिगेरियस का मीनिंग होता है जो व्यक्ति मिलनसार हो, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से सभी से मिलने जुलने वाला व्यक्ति हो, वो ग्रिगेरियस होता है। तो वो हुआ सोशेबल। जाइजेंटिक का मीनिंग होता है ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा। क्लोसोल, ठीक है, इमेंस, टावरिंग, तो यहां पर दे रखा है इमेंस, देखो, तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें ए का एक केवल यही है हमारे पास, देखिए, बाकी मिलान कर सकते हैं। बी का 4, तो बी का हमारा 4 आया है। सी का 2, सी का 2 है, और डी का 3 है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए वोकैब की भी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास देखिए, अगला सवाल है आइडेंटिफाइंग द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। देखिए यहां स्पेलिंग करेक्शन पूछा गया है, और स्पेलिंग करेक्शन देखिए आप लोग जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे, स्पेलिंग लिख कर जितना देखोगे, एक तो लिखना और एक आप लोग जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे, एक उसका प्रोनाउंसिएशन जो आप करोगे, वो बहुत ही ज्यादा चीजें आप इंप्रूव करेंगे आपकी स्पेलिंग्स को। तो सबसे मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो की है कि जितना आप लिख कर देखोगे उतनी ही आपकी स्पेलिंग क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया स्पेलिंग को और आपने मान लीजिए याद भी कर लिया कि इसकी स्पेलिंग ये है और आपको याद हो गई, नहीं। ऐसा हो सकता है कि जब आप उसको लिखने बैठो तो वो क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, मैन्योर। ध्यान रखना इसका तरीका है कि ओ ई और यू एक साथ आएंगे, और वी ई आर नहीं आएगा, वी आर ई आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा, और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टैक्टिस, या हम कह सकते हैं इसको एक कूटनीति, यानी कि एक नीति, स्ट्रेटजी कह सकते हैं इसको, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, ये
इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। आई सेड टू हिम, कहने का मतलब ये तो हुआ हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये हुई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और ऐसा है कि आप चाहे पहले उसको लिखे बाद में इसको लिखे, या पहले आपने रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया, रिपोर्टिंग स्पीच को आप बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेंज का पूछा गया तो सबसे पहले आप ये देखो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो कैसा है। तो आपने देखा ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चाहे उसके साथ टू हो या ना हो, आपको वो चेंज करनी है। आस्क में, इंक्वायर में, क्वेश्चन में, किसी में भी कर सकते हो। तो यहां सभी में एक ऑप्शन दिया है आस्क अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहां पर सेड है तो आस्क यानी कि पास्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हिम है, ठीक है। अब बात आती है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो कनेक्टर आप लोगों को बच्चे दैट का यूज नहीं होता। साथी लोग हो मेरे, है ना, साथी लोग हो, तो दैट का यूज नहीं होकर के या तो इफ का होता है या फिर वेदर का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वेदर नहीं है, केवल इफ है, और यहां पर किसी कंजंक्शन का यूज ही नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो ये हमारे आउट ऑफ डिस्कशन। अब अगली बात है इफ सभी में है। अब ये देखिए कि हमारा है डू यू, यू जो है, देखिए हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना होगा, और असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो पहले सब्जेक्ट की बात करनी पड़ेगी, पहले हेल्पिंग वर्ब की नहीं। तो उसने डू को डिड में कन्वर्ट कर दिया, पहले सब्जेक्ट को बाद में, यानी कि इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रख दिया, ठीक है। तो ये भी नहीं, अच्छा ये हमारा पहले ही ऑप्शन से बाहर हो लिया, ठीक है, इसकी बात ही क्या करनी, ये हमारे पहले ही ऑप्शन से बाहर हो लिया, यानी कि दोनों गलतियां कर रखी हैं इसमें। उसने इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में रख दिया और ना ही कोई कंजंक्शन का यूज किया। अब अगली बात करते हैं कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और आपने देखा है ये तरीका चेंज करने का 1 2 3 अपॉन S1, यानी कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सेकंड पर्सन है यू तो ऑब्जेक्ट जो हमारा हिम, तो यू जो है वो वहां पर सब्जेक्टिव केस में होगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, तो ही होगा। तो यहां पर सी है आउट ऑफ डिस्कशन, यहां पर ही है ये हो सकता है, और यहां पर इफ हेड यानी कि है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो केवल और केवल हमारे पास यही ऑप्शन बच गया। देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पर आप कहोगे सर डिड यूज नहीं किया, तो देखिए हमने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया, और असर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में डिड का फॉर्म यूज नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है। यही आपका आंसर है, क्वाइट सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप डेली बच्चों को पढ़ाते हो। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। माई न्यू हाउस इजंट फिनिश्ड। देखिए यहां पर आपको इन चार में से कोई एक भरना है, तो सबसे पहले ये बताइए ऑलमोस्ट क्या होता है। देखिए ऑलमोस्ट का हिंदी मीनिंग अगर हम समझना चाहें तो इसका मीनिंग होता है लगभग, अप्रॉक्स, यानी कि हम अगर जस्ट की बात करें तो ये भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है जस्ट, और जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगता है जस्ट रिसेंट में कोई काम हो लेता है। जैसे आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी अभी चाय पी है, उस सेंस में हम जस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर कह रहा है माई हाउस इजंट फिनिश्ड, अभी मेरा जो घर है वो फिनिश नहीं हुआ है, काम कंप्लीट, सॉरी। देखिए तो अब यहां पर बात आती है हमारे सामने, एक है ऑल टुगेदर और एक है ऑल टुगेदर। इन दोनों वर्ड्स को समझ लीजिए। ऑल टुगेदर जो एक साथ है ये एक अलग वर्ड है, और अलग अलग है ऑल टुगेदर ये एक अलग वर्ड है दोस्तों। इसके ऊपर एक आपको शॉर्ट्स भी मैंने डाला हुआ है इसका एक, और यहां पर देखिए ऑल टुगेदर, ऑल अपने आप में एक वर्ड है और टुगेदर अपने आप में एक वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है सब के सब एक साथ, एक साथ, यानी कि ऑल यहां पर एक
प्रोनाउन की तरह काम करता है, ऑल टुगेदर के सारे टुगेदर यानी कि एक साथ इकट्ठा होना, ठीक है। लेकिन ये ऑल टुगेदर है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, या मैं कहूं एंटायरली, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली या एंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से। तो माई हाउस इजंट एंटायरली फिनिश्ड, मेरा घर का जो काम है वो अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि घर बनाने का काम चल रहा है, ठीक है, और वो काम पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट रूप से। तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा ऑल टुगेदर। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है कि ऑल टुगेदर एक साथ आता है तो अलग वर्ड है, ऑल टुगेदर अलग अलग आता है तो अलग वर्ड है, ठीक है। चूज द करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फॉर द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये एज इट इज जो है जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर आपको यहां पर ब्लैंक फिल करना है, और ये ब्लैंक फिल किसके साथ करना है, ईडियम के साथ करना है। अब यहां पर है द पेरेंट्स वर, पेरेंट्स जो थे ब्लैंक टिल देयर चिल्ड्रन केम बैक, जब तक उनके बच्चे वापस नहीं आ गए सेफ एंड साउंड, यानी कि बहुत सुरक्षित तरीके से जब तक उनके बच्चे घर वापस नहीं आ गए तब तक पेरेंट्स थे। क्या थे वो देखिए भाई, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मीनिंग भी वही होता है कि कंप्लीट, ठीक है भाई। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, पूरी तरीके से, कंप्लीटली। ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई का मीनिंग क्या होता है, ऑन द स्लाई जो मीनिंग है ये ईडियम है, इसका मीनिंग होता है सीक्रेटिवली, यानी कि गुप्त रूप से, चोरी छिपे जिसे ना, तो गुप्त रूप से, सीक्रेटिवली, ठीक है। आउट ऑफ द वुड, देखिए ये कभी तो आपको ऐसा भी मिल सकता है आउट ऑफ वुड, या कभी आपको आउट ऑफ वुड्स। अब यहां वुड्स से आप मीनिंग समझिए कि वुड्स का मीनिंग क्या होता है, जंगल, और जंगल से जब कोई बाहर आ जाता है, जंगल के रास्ते में जब कोई खो जाता है, जंगल में फंस जाता है और वो बाहर आ जाता है, तो वो क्या करता है कि भाई मुसीबत से बाहर निकल कर आ गया है, वो राहत की सांस लेता है। तो आउट ऑफ द वुड्स होता है कि किसी मुसीबत से बाहर आना, ठीक है। ऑन द टेंडर हुक्स, ऑन द टेंडर हुक्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, और इसका मीनिंग होता है वरिड, यानी कि चिंतित, कि पेरेंट्स थे वो चिंतित थे तब तक, जब तक उनके बच्चे घर सही सलामत नहीं आ गए तब तक वो चिंतित थे। तो ऑन टेंडर हुक्स जो है इसका मीनिंग होता है चिंतित। इज इट ओके? आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए भाई, अब यहां पर आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। इट वॉज टू लॉन्ग अ टॉक टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। एक बात को समझिए भाई, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, इस बात का ध्यान रखें। क्या होती है? एक फाइनाइट वर्ब होती है। या मैं इसको दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सिंगल क्लोज होता है, एक ही क्लोज होता है, तो ऐसे कह सकता हूं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसमें कोई भी कंजंक्शन ना हो, और वो कंजंक्शन किसको? क्लोजेज को जोड़ने वाला कंजंक्शन, वर्ड्स या फ्रेजेज को जोड़ने वाला कंजंक्शन तो मिल सकता है, लेकिन क्लोजेज को जोड़ने वाला कंजंक्शन ना हो। तो इस बात का मीनिंग यही तो है, जब क्लोजेज को जोड़ने वाला कंजंक्शन नहीं होगा इट मींस वो अपने आप में एक ही क्लोज है, तो ये वाली बात और ये वाली बात एक ही बात है। इज इट ओके? अब इस बात में समझिए, इट वॉज टू लॉन्ग ए टॉक टू होल्ड द इंटरेस्ट। ये बहुत ही लंबा था कि किसी एक ही बात में इंटरेस्ट जमाए रखना लिसनर्स के, ठीक है, तो बहुत लंबा चल गया वो। तो अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जो एक ही वर्ब यूज की गई है वो तो ये वाली है जो इस इट के हिसाब से यूज की गई है, क्योंकि वो यहां पर अपने आप में मेन वर्ब है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में कोई और वर्ब नहीं है। और जब
इजमार वोजवर के बाद में कोई और वर्ब नहीं होती तो वो खुद ही मेन वर्ब होती है। तो अब बताइए यहां जो टू है इसको तो आप भूल जाइए, टू यहां पर देखिए एक प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशनल जो चीजें हैं, टू होल्ड द इंटरेस्ट यानी टू इन्फिनिटिव है, ये टू होल्ड तो इन्फिनिटिव है। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, अगर ये सेंटेंस है तो देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये टू इन्फिनिटिव वाली वर्ब है, तो इस वर्ब का अलग से कोई ऐसा नहीं है कि सर वांट और प्ले को कोई जोड़ने वाला कंजंक्शन है, नहीं, ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इज इट ओके? और मैंने यही कहा कि फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए सिंपल सेंटेंस में, एक नॉन फाइनाइट हो सकती है लेकिन दो फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेंगी, क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब मिल गई इट मींस दो क्लोज बन गए वो। इज इट ओके? तो यहां पर कोई भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है, यहां पर आपका केवल और केवल सिंपल सेंटेंस आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा क्लोजेज होते हैं और उसके अंदर एक मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। और कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो एक मेन क्लोज होता है और दूसरा भी मेन ही क्लोज होता है, यानी कि वो एक ऐसे कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है जो एक दूसरा जो क्लोज होता है किसी के ऊपर अपना मीनिंग कन्वे नहीं, एक दूसरे पर अपना मीनिंग निकालने के लिए कोई भी क्लोज डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, तो यहां पर केवल और केवल सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी सवाल था ये। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात आती है और आर्टिकल्स की बात आती है तो यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, देयर इज लंच टुडे इन ऑनर ऑफ न्यू डायरेक्टर। अब एक बात को समझिए, कोई भी जो हमारी लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यानी कि यहां पर आना चाहिए हमारा जीरो आर्टिकल यानी कि फाइव। इन द ऑनर ऑफ, देखिए जब किसी सम्मान की बात की जा रही है तो हम यूज करते हैं द, इन द ऑनर, क्योंकि एन तो हो नहीं सकता, ठीक है, सम्मान है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो एन तो नहीं आ सकता, तो देयर इज लंच टुडे इन द ऑनर ऑफ न्यू डायरेक्टर। अब न्यू डायरेक्टर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यहां पर पहली बार यूज हुआ है और पहली बार यूज हुआ है तो ये अपने आप में न्यू डायरेक्टर डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, तो कहोगे जिस इंसान का, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का कभी भी पहली बार प्रयोग होता है तो वो क्या हुई हमारे लिए, इंडेफिनेट हुई। अगर उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग दूसरी बार किया तो हमने, तब वो डेफिनेट बन जाती है। ये आर्टिकल्स के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे बताया था। तो यहाँ पर ऑनर ऑफ ए न्यू डायरेक्टर ये होना चाहिए, तो देखिए ये क्या है, ए, द ए नहीं है, जीरो आर्टिकल द और द, ये गलत हो गया यहां पर इसलिए नहीं आएगा, ए नहीं होना चाहिए, यहां पर जीरो होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, जीरो आर्टिकल द और ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। सारी की सारी आर्टिकल्स वगैरह की, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सारी क्लासेस चैनल पे आपको मिलेंगी, सारी की सारी डाली हुई है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इनका बड़े अच्छे से एनालिसिस जो कर रखा है वो आपको सारी की सारी क्लासेस दोस्तों चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है, उनको देख लेना। Therefore on every morrow are we raising blank to bind us to the earth। ये एक लाइन दी गई है पोइम से, आगे बता रखा है कि fill in the blank with the correct option on the basis of your reading of the poem A Thing of Beauty by Keats। कि आपको क्या करना है, ये एक पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो +2 के अंदर सीबीएसई के सिलेबस में फ्लेमिंगो बुक की तीसरी जो पोइम है, 5 पोइम है टोटल, तो तीसरी पोइम है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और उसी की लाइन उठाकर दी गई है और उसमें यही कहा गया है कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, कि इसीलिए ऑन एवरी मोरो जब इंसान डेस्परेट होता है, जब वो शेड होता है, तो प्रत्येक जो आने वाला दिन की जो शुरुआत होती है, आर वी रेदिंग
ए फ्लोवरी बैंड, ए रोजी क्रीपर, ए सैडी बून, ए फ्लोवरी गार्लैंड। तो यहां पर है कि ए फ्लोवरी बैंड, देखिए आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो लाइन के अंदर देखिए ए फ्लोवरी बैंड और ए फ्लोवरी गार्लैंड, मीनिंग दोनों का इक्वल है, लेकिन लाइन के अंदर यहां बैंड का मीनिंग भी गार्लैंड ही है, लेकिन यहां पर देखिए इसीलिए इस ए और 4 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार गार्लैंड की बात की गई है उसमें कि एक फूलों का जो हार है, फूलों का हार, फूलों की जो माला है उसी की तो बात की गई है, लेकिन वो जो लाइन के अंदर की हम बात करें तो बैंड का मीनिंग ही गार्लैंड है, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल स्ट्रिक आएगा, ए 4 नहीं आएगा। ठीक है, कि प्रत्येक दिन जो वी आर रेडिंग ए फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि जब हम डेस्परेट होते हैं तो जब प्रत्येक सुबह हम, जब यहाँ नेचर को इंगित किया गया है कि नेचर से हम बाइंड होते हैं, हर सुबह एक नेचर का जुड़ाव महसूस करते हैं और जो नेचर का जो प्रेम है वो महसूस करते हैं, इस तरह की बातें की गई हैं, तो ए फ्लोवरी बैंड आएगा, गार्लैंड नहीं आएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भरना है। द सोल्जर्स कैप्ट द टेररिस्ट ब्लैंक बे। अब देखिए यहाँ पर एट है, इनटू है, आउट है, इन है, तो यहां जो इसका आंसर होना चाहिए वो है द सोल्जर्स कैप्ट द टेररिस्ट, इनटू और आउट तो नहीं है, इनटू और आउट तो भाई नहीं है, ये आई थिंक एक फ्रेज है और ये है एट बे, एट बे आएगा इसका आएगा एट बे, और एट बे एक ऐसा फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी नुकसान करने वाली गतिविधियों से दूर रखना। ठीक है, सोल्जर्स जो होते हैं वो टेररिस्ट को कोई भी नेगेटिव गतिविधि करने से दूर रखते हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पे रहते हैं हमारे सोल्जर्स, और जो भी आतंकवादी होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको रोकते हैं, उनको गलत एक्टिविटी करने से रोकते हैं, तो उसका मीनिंग होता है एट बे। ठीक है, चलिए, Which among the following is not included in 3 P's of teaching English? जब टीचिंग इंग्लिश करते हैं, यानी कि इंग्लिश को जब पढ़ाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है 3 P's, यानी कि 3 P। वो कहता है इन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, उसमें कौन सा नहीं है। तो प्रेजेंटेशन, आप कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स के सामने, तो प्रेजेंटेशन है। प्रोडक्शन, भाई आप जब उनके सामने प्रेजेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस भी है, तो उसका प्रोडक्शन निकलकर सामने आता है कि बच्चे सीखते हैं, प्रोडक्शन भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन ही इसका आंसर आएगा, यानी कि ये तीनों पी के अंदर हैं, लेकिन उसने पूछा है पी के अंदर कौन सा नहीं है। अब हो सकता है कि यहां आप कंफ्यूज हो जाओ, और कंफ्यूजन वाली ही बात है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पीज का कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। हालांकि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए प्रोनंसिएशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है, लेकिन क्या, लेकिन वो प्रोनंसिएशन को 3 P's के अंदर इंक्लूड उन्होंने नहीं किया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन 3 P's का हिस्सा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, शी स्ट्रोक्स इट फुल, then flirts out to a branch and showing her bird face identity mask. Identify the figure of speech used in the above lines from the poem The Laburnum Top. देखिए सेकंड पोइम है ये, +1 के सीबीएसई के सिलेबस के अंदर जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसकी सेकंड पोइम द लेबरनम टॉप है, और उससे ये लाइन दी गई है, और यहां से पूछा गया है कि यहां आप लोगों को क्या बताना है, यहां आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहां पर देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योसमस, मेटोनमी और ओनोमेटोफिया, इन चीजों का जिक्र किया जाए। क्योसमस, मेटोनमी, ओनोमेटोफिया और ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब बात सुनिए कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है शिफ्टेड एडजेक्टिव, शिफ्टेड एडजेक्टिव्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ये क्या होता है,
यहां च की साउंड नहीं है, यहां पर कै की साउंड आएगी यहां पर, और इसमें होता है रिवर्सल ऑर्डर, रिवर्सल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है भाई। और मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी होता है कि when an adjective is placed before a noun which is not actually for that, means it is for any other noun, किसी ऐसे एडजेक्टिव को यूज करना जो एक्चुअली उस नाउन के लिए यूज ना होना हो, उस नाउन के साथ उसको यूज करना। ये एग्जांपल से आपको समझाएंगे। और ओनोमेटोपिया होता है कि जिस प्रकार से साउंड होती है ना, जैसे बज की साउंड है, ठीक है, बज की साउंड है, हिस की साउंड है, हिसिंग साउंड है, ठीक है, तो ये साउंड्स की जब जिक्र किया जाता है, हमिंग साउंड है, तो वो ओनोमेटोपिया होता है। ठीक है। अब बात आती है ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो होता है वो होता है शिफ्टेड एडजेक्टिव जो होता है वो इस मेटोनमी के अंदर, हाँ ये यहां पर आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि एडजेक्टिव को शिफ्ट कर दिया, जिस चीज के साथ लगना चाहिए उसके साथ नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट तो ये है कि जो एडजेक्टिव जो होता है, जो उसको ट्रांसफर का मीनिंग, यहां पर ट्रांसफर किस तरह से ट्रांसफर किया गया है कि यहां पर एक वर्ड आया बर्ड फेस। अब ये बर्ड जो है, बर्ड का मीनिंग होता है कि वो जो बर्ड था उसके कुछ धारियां टाइप में उसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, जब किसी नाउन को उसकी किसी एक क्वालिटी के आधार पर उसकी पूरी पहचान को जब उजागर किया जाता है, उस चीज को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, यहां पर शिफ्टेड ठीक है, शिफ्टेड ठीक है, जो लिखा था शिफ्टेड, यानी कि किसी एक क्वालिटी के आधार पर किसी नाउन की कंप्लीट पहचान होना। तो यहां पर जो बर्ड फेस है उस चीज के आधार पर उसने क्या किया है, उस पक्षी की आइडेंटिफिकेशन को बताया है, तो यहां पर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट आएगा। अब बात कीजिए क्यासम्स, ये जो है क्यासम्स, ये रिवर्सल ऑर्डर क्या है, वर्ड्स का रिवर्सल ऑर्डर। अगर मैं आपको ये कहूं कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, तो ऑर्डर रिवर्सल हो गया कि पहले इस ऑर्डर में थे वर्ड्स, अगली लाइन में ठीक उसके उलट क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। दूसरा एग्जांपल है, समझिए, मैंने आपसे कहा कि ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया, बल्कि ये पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया, तो क्या हो गया, रिवर्सल ऑर्डर हो गया। इस तरह का जो रिवर्सल ऑर्डर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, हम क्यासम्स कहते हैं। इज इट ओके? अब बात आती है मेटोनमी की। अब मेटोनमी किस तरह का एक फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटोनमी होता है, मैंने अगर ये कहा कि आई स्पेंट अ नाइस मॉर्निंग, तो भाई यहां पर देखिए मॉर्निंग जो है वो नाइस नहीं है। यही कहा है मैंने कि मेटोनमी क्या होता है, जब एक एडजेक्टिव को जिस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगाना होता है उस नाउन के साथ ना लगाकर किसी और नाउन के साथ उस एडजेक्टिव को लगाना, ये क्या होता है, मेटोनमी होता है। मैंने कहा कि आई स्पेंट अ नाइस मॉर्निंग, कि मैंने एक अच्छी सुबह व्यतीत की, तो भाई जो मॉर्निंग है वो नाइस नहीं है, उस मॉर्निंग में जो आपने स्पेंड की उसमें आई जो था वो नाइस था। ठीक है, हमने कहा गुड ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग जो थी वो गुड नहीं है, ट्रैवलिंग जो है वो गुड नहीं है। आप कोई ट्रैवलिंग करके आते हो और आप कहते हो ट्रैवलिंग अच्छी थी, तो ट्रैवलिंग अच्छी नहीं थी, ट्रैवलिंग के दौरान आपकी फीलिंग्स, आपका मूड जो था वो अच्छा था। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन जब होता है तो वो चीज होती है क्या, मेटोनमी। बात समझ आई? क्लियर है?
तो ये था हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के। डिटेल से फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप लोगों के लिए एक क्लास बनाएंगे। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। देखिए क्लास आज की बहुत लंबी हो गई है, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पीजीटी के केवल और केवल पैसेज को छोड़कर। सारे के सारे बच्चे सारे के सारे साथी लोग, ठीक है, वो कंप्लीट क्लास को देख लेना बहुत अच्छे से, और इससे आपको कंप्लीट आइडिया भी लग जाएगा। और देखो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सेम टू सेम इसी तरह का, क्योंकि इसमें जो इसमें लिटरेचर पार्ट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो लिटरेचर पार्ट वो पार्ट दिया गया है जिससे हम गो थ्रू हो रहे हैं रूटीन की लाइफ से, यानी कि डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। इस तरह का अगर पेपर अब की बार भी आता है तो मैं ये कहता हूँ कि किसी बच्चे का, किसी भी टीचर का, किसी भी एस्पिरेंट का स्टेटस नहीं रहेगा, हो जाए। और पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है अब की बार ऐसा आने की, क्योंकि 2027 तक एक टीचर्स को भी डेडलाइन दे रखी है। मार्च 2027 तक उन टीचर्स को भी एस्टेट करना है जिन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पर नौकरी ली थी। सरकार ने एक्सपीरियंस के बेस पर विदाउट एस्टेट वालों को, तो उनको के लिए भी एक डेडलाइन घोषित कर रखी है कि अब आपको भी एस्टेट करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी पैटर्न का, या मैं कहूं इससे भी इजी पैटर्न का एस्टेट आ सकता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन इसमें क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहां पर देखिए, ही wants someone to take photographs। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर 2 + v1 है। एक कंफ्यूजन कि सर 2 + v1 का तो बनता है 2 + b + v3, और यहां पर हमने कहा वॉन्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो हम लगाते हैं इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों के दोनों यहां पर कंफ्यूजन है आपके सामने। देखिए, ही वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन, एक ऑप्शन आपके पास ये रहा। 2 + v1 के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन हमारा बनता है। अब बात अगली आती है कि फोटोग्राफ्स वर टू बी। अब यहां पर वांट्स है तो वर कैसे, ये तो सेंटेंस सी गलत हो गया। ही वांटेड समवन, सेकंड फॉर्म चली गई, गलत हो गया। और ना ही यहां पर देखिए, ये ठीक है, फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बना रखा है, तो फोटोग्राफ आर टू बी, तो ये इज एम आर आ गया, तो भाई ये भी। अब बात आती है सर दोनों के दोनों हमें पैसिव फॉर्म ठीक लग रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। एक बार इस बात पे भी एनालिसिस कर लें कि क्या इनका दोनों का मीनिंग अलग है या एक ही है। पहले इसको समझिए, ही वॉन्ट्स समवन, वो क्या चाहता है, समवन टू टेक फोटोग्राफ, कि कोई व्यक्ति फोटो ले, वो चाहता है कि कोई और व्यक्ति फोटो ले, ये बात चाहता है। यहां पर क्या आया, देखिए, ही वॉन्ट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन, वो चाहता है कि फोटोग्राफ्स ली जाएं, बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग निकलता है। इस बात को भी देख लें, फोटोग्राफ्स आर टू बी टेकन, फोटोग्राफ्स ली गई बाई हिम, उसके द्वारा। तो यही बात आपको देखनी है कि कहीं मीनिंग तो डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो है ये नहीं आएगा, इससे मीनिंग डैमेज हो जाता है, क्योंकि फोटो लेने का काम ही ने नहीं किया, वो तो सिर्फ चाहता है कि कोई और फोटो ले, इसलिए टू बी टेकन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, ओनली ए कावर्ड वुड से सो। क्या करना है, कन्वर्ट द अबव सेंटेंस इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट एंड चूज। देखिए, अभी एक्टिव पैसिव की हमने बात की, नरेशन की बातें की, सारे के सारे क्या हैं, इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ये था, आपने एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, उसका मीनिंग चेंज आप नहीं कर रहे हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन काफी लेवल्स पर होता है। एक्टिव पैसिव आपने बदला, नरेशन आपने बदला, डिग्रीज का होता है,
कि भाई पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलना है स्ट्रक्चर को, लेकिन मीनिंग बरकरार रहना चाहिए। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर करना है, लेकिन मीनिंग कंपैरेटिव का आना चाहिए। बात समझ आई ना? इस तरह के ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। तो यहां पर क्या पूछा है, यहां पर यही तो पूछा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, ओनली ए कावर्ड वुड से सो, कि इस तरह की बात केवल और केवल एक डरपोक ही कहता है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नेगेटिव में करना है। अब नेगेटिव में करने का मतलब ये नहीं है कि आप नोट लगा दोगे कि ओनली ए कावर्ड वुड से सो की जगह आप कर दोगे वुड नॉट से सो, ऐसा नहीं होगा। और वुड नॉट से सो देखिए इसमें दे रखा है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इससे तो मीनिंग ही चेंज हो गया, इससे तो मीनिंग ही चेंज हो गया। जबकि मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल स्ट्रक्चर चेंज करना है, आपको मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो एक बात को ध्यान रखिए, जैसे मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं इसको नेगेटिव में करूं, ट्रांसफॉर्म करूं, तो मैं यही तो कहूंगा कि ऑल डू नॉट प्ले फुटबॉल एक्सेप्ट मी। अगर मैं इस तरह से इसको कह दूं, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, इस बात का मतलब बाकी नहीं खेलते, यही बात है ना। तो ऑल डू नॉट प्ले फुटबॉल, बाकी के लोग फुटबॉल नहीं खेलते एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, मुझे छोड़कर, यानी कि मैं खेलता हूं बाकी नहीं खेलते। तो सेम मीनिंग यहां पर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। और हमने नेगेटिव बना दिया, नोट का प्रयोग भी कर दिया। अब यही बात यहां करनी है हमें। तो देखिए जब भी ओनली से शुरू होता है, ओनली की जब बात आती है, तो आप ध्यान रखिए कि नन, नन तो हमारा नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ हम बट का यूज करते हैं। नन कहां है, नो कावर्ड वुड से सो, कोई भी कावर्ड ऐसा नहीं कहेगा, ये नहीं आएगा। हमने कहा ए कावर्ड डज नॉट से सो, ये भी नहीं है। नन बट ए कावर्ड, यानी कि एक कावर्ड को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। और इसमें यही तो कहा गया कि केवल एक कावर्ड कहेगा, तो यहां पर भी यही बात की गई है कि एक कावर्ड को छोड़कर, कावर्ड का मतलब डरपोक, एक डरपोक इंसान को छोड़कर के कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। तो मीनिंग बरकरार रहा, मीनिंग एज इट इज रहा। और मीनिंग जब एज इट इज रहा और हमने नेगेटिव वर्ड भी यूज कर दिया, नहीं नेगेटिव का मीनिंग उसमें नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, नेवर होना चाहिए, या नन या नथिंग ये होना चाहिए। यानी कि हमने नेगेटिव बना दिया वाक्य को, लेकिन हमारी सेंस वही बरकरार है जो इस वाक्य की है। और यही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ऑफ द पोएम फियर नो मोर इज एक्सपेक्टेड। ये है, मैं जिस लिटरेचर की बात कर रहा था कि जो हमारी जो डेली की रूटीन से हम पढ़ते हैं उससे बाहर है। तो इसका आंसर क्या पूछा गया है कि फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कौन से शेक्सपियर्स के प्ले जो है द पोइम फियर नो मोर इज एक्सट्रैक्टेड, उसमें जो पोइम का जो पोइम है वो उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं की गई, तो वो है, इसका आंसर सिम्बलिन आएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर सिम्बलिन आएगा। और लास्ट सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग पोइम इज नॉट इंक्लूडेड इन लूसी पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ। देखिए वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने एक लूसी पोइम्स, देखिए ये क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। विच अमंग द फॉलोइंग, नीचे जो दी गई है उनमें से कौन सी पोइम्स, जो नीचे पोइम्स दी गई है उनमें से कौन सी पोइम इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं है किसमें, लूसी पोइम्स के अंदर। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने, अब ये बात आती है लूसी पोइम्स क्या है। वर्ड्सवर्थ ने एक सीरीज लिखी है पोइम्स की, जिसमें एक कैरेक्टर होती है, एक लड़की होती है लूसी नाम की, उसका जिक्र किया है। तो वो उसने कहा है कि ऐसी कौन सी पोइम है जिसमें लूसी का जिक्र ना हो, उन्हीं लूसी का जिक्र होने वाली पोइम्स को ही लूसी पोइम्स कहा है। तो देखिए, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसमें क्या हुआ है, लूसी का जिक्र हुआ है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट शेल, ये तो आपने 9th में ही पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ा रहे हो, उसमें भी लूसी का जिक्र हुआ है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, इसमें भी लूसी का जिक्र हुआ है। लेकिन जो सोलिटरी रीपर है, ये लूसी
के जिक्र से बाहर की पोइम है, इसलिए इसका आंसर आएगा ये। 150 सवाल थे, 150 के 150 सवाल हमने खत्म कर लिए हैं। देखिए एक लंबी क्लास हो गई ये, आज आप लोगों की 2 घंटे के लगभग क्लास आपकी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पीजीटी लेवल 3 का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है सारे आंसर्स के साथ। और जो भी एक्सप्लेनेशंस मैं कर सकता था अपना बेहतरीन दिया है मैंने आप लोगों के लिए। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को आप लोगों से इस तरह से तैयार करने में। सबसे पहली बात तो ये इस तरह से पीपीटी वगैरह बनाना ये एक बहुत ही क्योंकि फिलहाल जो है ये जो कंटेंट का काम है उसी के कारण डिले होती है और उसी के कारण अल्टरनेट डे पर आप लोगों के सामने क्लास आ रही है। कंटेंट तैयार धीरे धीरे हो जाएगा, कंटेंट तैयार होने लग रहा है, कुछ मैं लगा हुआ हूँ, कुछ अपने लोगों को लगा रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। और इसीलिए कहता हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर फीडबैक, एक ही बात मैं एक बार को 4 बार बोल चुका हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पीजीटी 2024 इंग्लिश का ही था, जिसमें इंग्लिश सेक्शन था और जनरल क्वेश्चंस केवल 5 थे, एक में पैसेज था, तो वो पैसेज बाकी हमारे सारे इंक्लूडेड हो गए हैं। देखिए इस सेक्शन के अंदर जो भी आपका था वो सारा का सारा इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है और सारे के सारे व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से क्लास को समझना, देखना और अगला जो नेक्स्ट जो पेपर है वो अगली क्लास में आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द ईजीपी क्लासेस के साथ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।